नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.एम. लामा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आहार व पोषण चैप्टर पढ़ने के बाद में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी चैप्टर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक पदार्थ नहीं है। स्थूल पोषक का मतलब ये है कि जो ज़्यादा मात्रा में यूज होता है वैसा पदार्थ। तो यहाँ पर वो पदार्थ नहीं है, यानी ऐसा पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं होता। तो हमने जब चैप्टर में पढ़ा था तो ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, वसा भी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, लेकिन खनिज लवण है वो बहुत ही कम मात्रा में यूज होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्थूल पोषक पदार्थ कौन सा नहीं है, ये खनिज और लवण है, स्थूल पोषक पदार्थ नहीं है। तो सही आंसर इसका हो गया खनिज लवण। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से भोजन के कौन से अवयव से अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, क्वेश्चन को पढ़ते समय इसके अंदर जो मेन जो जोड़ दिया गया है किसी शब्द पे, उस पे गौर कीजिए। वहाँ आपको ध्यान से पढ़ना होता है। कई बार क्या होता है, हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हमारा आंसर है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन दो प्रकार के ऑप्शन होंगे जो आपको सही लगेंगे। तो यहाँ देखिए, अधिकांश ऊर्जा किस अवयव से प्राप्त होती है। अब अधिकांश का मतलब है कि हमारे शरीर को जितनी भी ऊर्जा मिलती है उनमें से सबसे अधिकांश जो ज़्यादातर ऊर्जा किससे मिलती है, तो हम कहेंगे कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन वसा है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कुल ऊर्जा का 65% ऊर्जा हमें मिलती है, यानी अधिकांश ऊर्जा किससे होगी, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो इस तरीके से वसा जो है वो उच्च ऊर्जा युक्त है, यानी इसके अंदर उच्च ऊर्जा होती है, यानी इसके 1 ग्राम के अंदर आप कह सकते हैं 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा ही होती है। लेकिन अगर हम वैसे करें कि हमारा शरीर मेन ऊर्जा, अधिकांश ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और विटामिन, विटामिन से तो ऊर्जा मिलती ही नहीं, यानी यहाँ से तो जो ऊर्जा है वो प्राप्त ही नहीं होती। प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन आप कह सकते हैं सबसे पहले यूज में नहीं आता, पहले कार्बोहाइड्रेट फिर वसा और फिर प्रोटीन का नंबर आता है। लेकिन मूल रूप से हमारा शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, किस भोज्य पदार्थ का अणु उच्च ऊर्जा युक्त होता है, यानी कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है। यहाँ पर 4 भोज्य पदार्थों के नाम दे रखे हैं, उसके अणु में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें है। यानी अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का हम पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम के अंदर जो ऊर्जा है वो 4 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें कितनी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और जल से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। लेकिन जो वसा है उसके 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब कह सकते हैं जो उच्च ऊर्जा युक्त अणु है वो क्या है, वसा है। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का स्पेशली ध्यान रखना है। अभी हमने ऊपर जो प्रश्न था उसमें यह था कि किस भोज्य पदार्थ से अधिकांश ऊर्जा प्राप्त होती है, तब तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, और कौन से भोज्य पदार्थ के अणु में अधिकतम ऊर्जा होती है तब हम बोलेंगे वसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आरएनए। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है। अब यहाँ पर आरएनए में जो शर्करा है उसका नाम हमें पता है, जल्दी से बताइए। तो हम कहेंगे आरएनए में जो शर्करा होती है उसका नाम राइबोज है। तो यहाँ देखो, यहाँ राइबोज किसी भी ऑप्शन में नाम नहीं है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, हेक्सो शर्करा और मोनो शर्करा। तो अब आरएनए की शर्करा, तो बोले आरएनए की शर्करा एक पॉलीसेकेराइड है, बोले नहीं है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड के अंदर तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन इस तरीके से आते हैं। तो ये आरएनए की शर्करा पॉलीसेकेराइड नहीं है। क्या ये डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड में हमने पढ़ा है लैक्टुलोज, है ना, सॉरी लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज पढ़ा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं डाइसेकेराइड भी ये नहीं है। फिर हेक्सो शर्करा, बोले हेक्सो शर्करा में हमने फ्रक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को पढ़ा था, तो उसमें भी नहीं आती है ये। तो अब हम कह सकते हैं आरएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसका नाम हम जानते हैं राइबोज है। और राइबोज कैसी शर्करा है, तो हम बोलेंगे राइबोज एक पेंटोज शर्करा है, यानी 5 कार्बन वाली शर्करा है। अब ये 5 कार्बन वाली शर्करा किस कैटेगरी में आएंगी। कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरियाँ होती हैं, वो होती हैं मोनोसेकेराइड, डाइस ओलिगोसेकेराइड और
पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर हम कहेंगे मोनोसेकेराइड में, मोनो शर्करा के अंदर ये राइबोज शर्करा आएगी। तो अगर यहाँ पर पेंटोज शर्करा दिया हुआ होता तो पेंटोज शर्करा करते, यहाँ मोनो शर्करा दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं राइबोज जो है एक मोनो शर्करा है, मोनो शर्करा में भी वो एक पेंटोज शर्करा है ना, और ये आरएनए में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस फल में फ्रक्टोज शर्करा नहीं होती। तो हमें देखो प्रश्न पूछा फल में फ्रक्टोज शर्करा, तो हमें पता है फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको फल शर्करा कहा जाता है। और ये फलों में पाई जाती है यानी प्रकृति में पाई जाती है, तो हम कहते हैं सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा है ये। फ्रक्टोज क्या होती है, सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा कहलाती है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ 4 फलों के नाम दे दिए, तो हम बोलेंगे सभी फलों के अंदर फ्रक्टोज है वो पाई जाती है, लेकिन अंगूर एक ऐसा फल है, यानी आम में भी होगा, चीकू में भी होगी, सेब में भी होगी, लेकिन अंगूर में ये शर्करा नहीं होगी। अंगूर के अंदर कौन सी शर्करा होती है, तो बोले अंगूर के अंदर ग्लूकोज शर्करा होती है। कौन सी शर्करा, ग्लूकोज। तो इसलिए आप कह सकते हैं अंगूर में फ्रक्टोज शर्करा नहीं पाई जाती। फिर चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से शहद में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है। तो अब देखिए शहद में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा, तो हमें पता है शहद के अंदर कौन सी शर्करा होती है, तो हम कह सकते हैं शहद के अंदर शर्करा होती है फ्रक्टोज, सबको पता है, यानी इसको इसलिए शहद शर्करा भी बोलते हैं, मधु शर्करा भी कहते हैं। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड लेवुलोज, यहाँ पर तो फ्रक्टोज है ही नहीं, तब आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो आपको नंबर वाइज जाना है। माल्टोज तो हमने कहा था कि साहब माल्टोज तो एक डाइसेकेराइड है, और ये किस में पाया जाता है, बोले अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था सुक्रोज भी बोले एक डाइसेकेराइड है, और ये गन्ने में पाया जाता है, गन्ने में या गुड़ या जो चीनी है उसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर बोले ग्लूकोज, तो ग्लूकोज वैसे तो बोले अंगूर में पाया जाता है, ऐसे हमारे रक्त में भी पाया जाता है, तो इस तरीके से इसको अंगूर शर्करा या रक्त शर्करा बोलते हैं। लेकिन शहद के अंदर फ्रक्टोज होती है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लेवुलोज शर्करा का दूसरा ही नाम है फ्रक्टोज। तो इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ लेवुलोज दिया है हमने, तो आप कह सकते हैं जो फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या है, लेवुलोज। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैंने क्लास में नहीं बताया था, ये प्रश्न में बताने के लिए ही, इसको रोचक बनाने के लिए ही मैंने वहाँ इसका नाम नहीं बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट बिना थके, कीट जो होते हैं वो बिना थके, कीट हम जानते हैं बारिश के टाइम में बहुत सारे निकलते हैं और लाइट के आसपास बहुत मंडराते हैं, बिना थके अधिक समय तक उड़ते रहते हैं, उड़ते रहेंगे, उनको बहुत मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है, क्योंकि उनके हीमोलिम्फ में यानी उनके रक्त में एक डाइसेकेराइड पाई जाती है, एक ऐसी शर्करा पाई जाती है जो उनको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, पाई जाती है जो है। तो ये शर्करा कौन सी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रेफिनोज, सुक्रोज, ट्रीहेलोज और काइटिन, 4 उदाहरण दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर एक डाइसेकेराइड पाई जाती है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ बता देंगे कि काइटिन तो एक पॉलीसेकेराइड है, ये तो डाइसेकेराइड है ही नहीं। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो यहाँ प्रश्न पे जाइए कि एक डाइसेकेराइड पाई जाती है, तो डाइसेकेराइड बोलेंगे, काइटिन तो एक पॉलीसेकेराइड है, हम पॉलीसेकेराइड में पढ़ चुके हैं इसको, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर हम कहेंगे कि रेफिनोज ये एक ट्राइसेकेराइड है, अगर आपको नाम याद हो तो, है ना, रेफिनोज एक ट्राइसेकेराइड है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में कहेंगे सुक्रोज और ट्रीहेलोज बचा। तो देखो सुक्रोज जो है वो गन्ने में पाई जाती है, हमें चीनी गुड़ में पाई जाती है, और आप कह सकते हैं ये प्रकृति के अंदर है, जीवों के शरीर के अंदर नहीं होती है। लेकिन जो ट्रीहेलोज नाम की जो शर्करा है ये कीटों में होती है, तो मैंने ये बताया भी था, कीट से टी आ रहा है ना, कीट में ट आ रहा है और ये टी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रीहेलोज नाम की जो शर्करा है वो कीटों के रक्त में, कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाती है। ये 2 ग्लूकोज के अणु से बनी होती है, यानी जो ट्रीहेलोज के अंदर कितने ग्लूकोज के अणु होते हैं, बोले 2 ग्लूकोज के अणु इस तरीके से जुड़े होते हैं, तो जब ये टूटते हैं तो इनसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और इस तरीके से कीटों में ये ऊर्जा प्रदान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शर्करा जल में घुलनशील है। भाई शर्करा है और जल में घुल जाती है, ऐसी कौन शर्करा, निम्न में से कौन सी शर्करा जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पे जोर देना है, ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है
कि निम्न में से कौन सी शर्करा जल में घुलनशील नहीं है। यानी कुछ शर्कराएं जल में घुलती हैं, उनका हमें पता रहना चाहिए, और कुछ शर्कराएं जल में नहीं घुलती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और सेलुलोज, ठीक है ना, ये 4 शर्कराएं दे रखी हैं। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट ये लगाना है कि जितने भी मोनो शर्करा हैं प्लस जितने भी ओलिगोसेकेराइड या जो डाइसेकेराइड हैं, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड, ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल के अंदर ये नहीं घुलते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सी शर्करा जल में घुलनशील नहीं है, यानी जल में अघुलनशील है। तो हमने कहा जल में अघुलनशील कौन होते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ देखो पहले तो सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, तो ये जल में घुलते हैं। तो ये तो आप कह सकते हैं जल में घुलते हैं, लेकिन सेलुलोज है वो एक पॉलीसेकेराइड, जल में नहीं घुलता है। तो जल में नहीं घुलने वाली शर्करा कौन सी होगी, सेलुलोज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, जिसमें देखिए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। अब नेचर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, यहाँ ऐसे नहीं दिया गया है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर वसा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। यहाँ बताया गया कि कार्बनिक पदार्थ। तो देखो कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन भी और वसा भी कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पर देखो रुबिस्को, पहला ऑप्शन रुबिस्को एक प्रोटीन है, और ये आप कह सकते हैं प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है, और प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। काइटिन, काइटिन ये कीटों के कवच में पाया जाता है विशेष तौर पे, है ना, और ऐसे ही कवकों की सेलवाल में भी पाया जाता है। सेलुलोज, सेलुलोज भी आप कह सकते हैं सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च, ये आप कह सकते हैं सेलुलोज से तो कम ही पाया जाता है। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज। और रुबिस्को क्या है, प्रोटीन, तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब दोनों ही कार्बनिक पदार्थ हैं। अब आपके सामने आप बच के दोनों ही कार्बनिक पदार्थ हैं, एक रुबिस्को जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और एक सेलुलोज जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं उनकी हर कोशिका जो है उसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज होता है। इसलिए प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज हो गया। देखिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक दृष्टि से भिन्न शर्करा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सीजीएल के जो बच्चे हैं उनके लिए, और रीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए कि रासायनिक दृष्टि से भिन्न शर्करा, यहाँ पर अगर सिंपली ऐसे पूछता आपको कि भिन्न, निम्न में से भिन्न शर्करा कौन सी है, तब इसका उत्तर हो सकता है अलग आता। और अगर कोई ऐसे पूछे कि निम्न में से रासायनिक दृष्टि से भिन्न शर्करा कौन सी है, तो पहले तो हम रासायनिक दृष्टि से पता करते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो ग्लाइकोजन है ये एक पॉलीसेकेराइड है, और ये किससे बना होता है, बोले ग्लूकोज का बहुलक है। यानी ग्लूकोज के अणु, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के 30,000 जो अणु हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन का एक अणु। ऐसे ही सेलुलोज, बोले सेलुलोज भी ग्लूकोज का बहुलक है, और ग्लूकोज के 6,000 अणु हैं वो जुड़ के सेलुलोज का एक अणु बनाते हैं। स्टार्च, स्टार्च भी ग्लूकोज का बहुलक है, और इसमें ग्लूकोज के लगभग 2,000 अणु मिलकर स्टार्च का अणु बनाते हैं। लेकिन जो इनुलिन है इसके बारे में ये बताया था कि इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। किसका, फ्रक्टोज का। तो देखिए इन तीनों का जो अवयव है, मेन अवयव क्या है, ग्लूकोज, इसका क्या है, फ्रक्टोज। तो रासायनिक रूप से भिन्न हो गया, तो यहाँ उत्तर तो आएगा इनुलिन, कि इनुलिन रासायनिक दृष्टि से भिन्न शर्करा है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर यही प्रश्न ऐसे पूछता निम्न में से कौन सा भिन्न शर्करा है, तब हम यहाँ बात करते भिन्न, यानी सारे ही शर्करा हैं। भिन्न किस दृष्टि से होता है ये, बोले ग्लाइकोजन जंतुओं में पाया जाता है, सेलुलोज पादपों में, स्टार्च भी पादपों में, और इनुलिन भी डहेलिया नाम के पादप में। तो ये तीनों पादपों में पाए जाते हैं और ये जंतुओं में पाया जाता है। तो भिन्न कौन सा होता, ग्लाइकोजन होता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर इसको रासायनिक दृष्टि से पूछें तो इनुलिन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे,
और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे विभिन्न एग्जाम्स के लिए। तो आप जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जो क्वेश्चन हैं, आने वाले वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते।